देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ईथर्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा आप ईथर तो जानते हैं, ईथर क्या होता है भाई? तो जब ऑक्सीजन के दोनों ही साइड में क्या अटैच्ड हो, अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो बेसिकली इन्हें ईथर कहा जाता है। अब हम ऐसा करते हैं कि ईथर के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसके सिंपलेस्ट फॉर्म मिथॉक्सी मीथेन को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे इसे मिथॉक्सी मीथेन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग ईथर के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जाए उससे पहले हम लोग यहाँ पे दरअसल डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए उस एटम के अराउंड दो चीजें आपको काउंट करनी होती है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है लोन पेयर। यहाँ जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं इसके पास में आपको क्लियरली दो सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने लोन पेयर्स है, सिग्मा बॉन्ड तो दो है, कितने लोन पेयर्स है इसको काउंट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज कर रखा है, यानी शेयरिंग में यूज किया हुआ है। तो इसके पास में 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि इसके पास 2 लोन पेयर्स है, यानी लोन पेयर भी कितने हैं? 2। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको निकल के आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो कि 4 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 आता है तो दरअसल हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोला जाता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब आप ये भी जानते होंगे कि जब कोई सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसके अराउंड जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3 एटम के अराउंड जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल कहलाती है, यानी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर बना देते हैं कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे अटैच्ड है एक CH3, और इधर भी अटैच्ड है आपको एक और CH3, जबकि इसके पास प्रेजेंट है दो दो लोन पेयर। ठीक है, दो लोन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट है। अब आप किसी भी मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जब लोन पेयर को क्या करते हैं, ढक देते हैं, और उसके बाद जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री दिखती है दरअसल वो मॉलिक्यूल की शेप कहलाती है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर शेप क्या हो जाएगा? तो जब यहाँ पे दोनों लोन पेयर को अगर आप हाइड कर देते हैं, ढक देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, भी टाइप का। या लगता है कि इसके जो दो ये जो ग्रुप्स हैं ये दरअसल बेंट फॉर्म में है। ठीक है, ये एंगुलर फॉर्म में है, तो दैट इज वाई जो शेप है वो कहा जाएगा भी शेप और एंगुलर शेप। ठीक है, भी शेप और एंगुलर शेप। अब अगर आप यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि यहाँ जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे जो COC बॉन्ड एंगल है वो कितना रहेगा, यहाँ पे COC बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, तो ध्यान दीजिए। आप ये बात जानते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, तो आप टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल भी जानते होंगे। तो आप समझिए कि मॉलिक्यूल के अंदर जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है दरअसल 109.9 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री अज्यूम किया जाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल दरअसल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री बोला जाता है। लेकिन ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कुछ केसेस में आपको कम भी देखने को मिल सकता है।
ठीक है। और ऐसा कब होता है, कम बॉन्ड एंगल कब आपको कम देखने को मिलेगा? तो ऐसा तब होता है जब सेंट्रल एटम पे आपको लोन पेयर्स दिखे। ठीक है। अभी लोन पेयर क्या करते हैं, क्यों बॉन्ड एंगल रिड्यूस कर देते हैं ये? तो दरअसल जब आप बात करते हैं कि जब कोई भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है और बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट होता है, तो इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन्स होता है, उन रिपल्सन्स का एक ऑर्डर होता है। जैसे बताया जाता है कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन लगता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। फिर ये दोनों ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यानी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ रिपल्सन का ये ऑर्डर है, यानी लोन पेयर के बीच का जो रिपल्सन है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। जबकि वहीं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन सबसे कम होता है। तो जिनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है दरअसल वो खुद को दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने बीच के रिपल्सन को कम कर सके। जबकि जिनके बीच में रिपल्सन कम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन सबसे कम है, तो ये थोड़े पास भी रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ दो दो लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर खुद को दूर रखना चाहते हैं, यानी खुद को दूर भेजते हैं, धकेलते हैं एक दूसरे को। तो जब ये दूर जाते हैं तो इसी स्पेस में बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है, वो बॉन्ड पेयर को फिर धक्का लगाते हैं। क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन थोड़ा कम है तो ये थोड़े पास शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि एंगल में रिडक्शन आ जाता है। ठीक है। ये इन जनरल ऐसा आपको देखने को मिलता है कि जब लोन पेयर रहेगा तो बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा। लेकिन ईथर के केस में ये उल्टा है। ईथर के केस में ये बॉन्ड एंगल घटने की बजाय बढ़ जाता है। तो अभी तो हम घटने का समझा रहे थे, अब यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल बढ़ गया है तो सवाल आता है क्यों, और बढ़ के ये बॉन्ड एंगल आखिर कितना हो जाता है। तो देखते हैं। जब आप बात करते हैं ईथर का तो आप समझते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड, यहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड कितने ग्रुप प्रेजेंट है? दो ग्रुप, एक सी है और एक CH3 है। तो यहाँ पे तीन तीन H, एक सी पे तीन H। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी आपको तीन H देखने को मिलेंगे। ठीक है। जो ये दो बड़े, यहाँ पे जो दो आपको बल्कि ग्रुप ये दिख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है। ठीक है। लोन पेयर तो यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन आप समझिए कि जो दो बल्कि ग्रुप है इनके बीच का स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, इवन कि इनके लोन पेयर से भी ज़्यादा। ठीक है। अभी दोनों बल्कि ग्रुप के बीच रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो इनको दूर रखा जाएगा। तो इनको दूर रखने के लिए अब लोन पेयर पास में आ जाएंगे। लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस भले ही रिड्यूस हो जाए, लेकिन ये दो बल्कि ग्रुप जो है ये दूर रहेंगे। अब दूर रहने का सेंस होता है कि जो एंगल है आपको ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से बढ़ते हुए ये हो जाता है 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री जो है आपको बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो जाता है अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जैसे इसी टाइप के दिखने वाले कुछ अलग मॉलिक्यूल, जैसे अल्कोहल का, अल्कोहल आप जानते हैं RO और H। अब यहाँ पे हम इसके एंगल को समझने के लिए अल्कोहल का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मिथेनॉल, जिसे हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे है CH3, यहाँ है O और यहाँ पे H। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो लोन पेयर है, यहाँ पे भी दो लोन पेयर है, लेकिन एक साइड यहाँ पे बल्कि ग्रुप है जबकि एक साइड यहाँ पे छोटा ग्रुप है। तो यहाँ पे इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन नहीं है। ठीक है। इनके बीच जो रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे लोन पेयर थोड़ा धक्का लगा पाते हैं, और जिसकी वजह से आपको एंगल जो है यहाँ पे वो रिड्यूस हो जाता है। और एंगल रिड्यूस होकर अल्कोहल में कितना देखने को मिलता है? 108.9 डिग्री, जो कि जाहिर सी बात है 109.5 डिग्री जो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है उससे कम है। ठीक है। सिमिलरली आप अगर अभी एग्जांपल देखना चाहते हैं वाटर में तो वाटर का बात करते हैं, यहाँ पे H2O है। तो अगर आप यहाँ पे वाटर को देखेंगे तो यहाँ O है
यहाँ H है और यहाँ पे एक और H है, और यहाँ पे आपको प्रेजेंट है दो दो लोन पेयर। अब अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो एंगल होता है यहाँ पे H और HOH बॉन्ड एंगल, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल दरअसल 105 डिग्री होता है। तो ये 105 डिग्री यानी बहुत कम है टेट्राहेड्रल एंगल से। तो वजह है कि यहाँ पे जो H है, दोनों जो H है वो बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स है। ठीक है, ये जो है आपको ये स्मॉल ग्रुप है, तो लोन पेयर यहाँ पे हावी हो जाएगा इन पे। लोन पेयर जो होगा वो बहुत ज़्यादा इनको बेसिकली पुश करेगा, जिससे कि एंगल बहुत ज़्यादा से ही रिड्यूस हो जाएगा, और एंगल रिड्यूस होकर 105 डिग्री हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे एक जो है ये बल्कि ग्रुप है, तो इसलिए ये एंगल बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ देखिएगा तो ये भी बल्कि ग्रुप है और ये भी आपके बल्कि ग्रुप है, दो बल्कि ग्रुप है जिनके बीच का ये जो रिपल्सन है वो कहीं ज़्यादा है, तो एंगल रिड्यूस होने की बजाय यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ईथर में बॉन्ड एंगल बढ़ने का क्या रीजन है, क्या रीजन आप बताना चाहेंगे? तो यहाँ एक स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, द COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन tetrahedral bond angle due to repulsive interaction between two bulky groups। यानी आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ईथर है उसमें COC बॉन्ड एंगल क्या है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से ज्यादा है, जो कि 111.7 डिग्री आप देख पा रहे हैं। और ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि इन दो बल्कि ग्रुप के बीच में जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसलिए दूर रहना चाहते हैं। और ये दूर रहना चाहते हैं इसलिए ये लोन पेयर इनको धक्का नहीं लगा पाता। ठीक है, इवन कि लोन पेयर के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं और इनके बीच का एंगल जो है वो बढ़ जाता है, 111.7 डिग्री हो जाता है। ओके, तो यहां से आप समझ चुके हैं कि ईथर में COC बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा होता है, ठीक है, और कितना होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप यहां समझ सकते हैं कि जो ईथर है उसमें यहाँ पे हमने लिया था एग्जाम्पल OCH3 एंड CH3 का। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो C और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो दरअसल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि वापस से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन sp3 है, और कार्बन का भी आप हाइब्रिडेशन पता करेंगे तो ये भी आपको sp3 देखने को मिलेगा। जबकि इसके पास जो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर के जो ऑर्बिटल्स है दरअसल ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो CO कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होता है, CO बॉन्ड लेंथ इन ईथर इज सेम एज द CO बॉन्ड लेंथ इन अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि तो देखिए यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ईथर में CO बॉन्ड लेंथ होता है वो अल्कोहल में प्रेजेंट CO बॉन्ड लेंथ से सेम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है। वजह आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ जो अल्कोहल है वहाँ पे भी CH3 है, O है और H है, तो यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना है वो भी यहाँ पे sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बना हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।